लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था अबाउट आइडियल शंट कंपनसेशन एंड आइडियल सीरीज कंपनसेशन। उसके बाद हमें देखी एडवांटेजेस ऑफ, आज हमें देखना है अबाउट एडवांटेजेस ऑफ दिस शंट एंड सीरीज कंपनसेशन। ये क्या करते हैं? दे इम्प्रूव द वोल्टेज स्टेबिलिटी, दे इम्प्रूव द ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एंड दे प्रोवाइड पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं, इट प्रोवाइड्स वोल्टेज सपोर्ट फॉर स्टेबिलिटी। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में एंडिंग पे बोला था अबाउट वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड वोल्टेज कोलैप्स। So if this is your sending end, यहाँ पे आपकी रिएक्टेंस है, this here is the receiving end। यहाँ से आपका लोड लगा हुआ है, this is the sending end। So आप इस साइड से क्या कर रहे थे, आप लोड की रेजिस्टेंस हम डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से करंट बढ़ जाती है। जब करंट बढ़ती है, वो करंट इसके थ्रू फ्लो होती है, तो रिसीविंग एंड पे जो हमारी वोल्टेज है ये डिप होनी स्टार्ट हो जाती है। हम जानते हैं कि यहां से करंट बढ़ी, यहां से वोल्टेज, ये जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है ये हमारी ड्रॉप हुई, लेकिन ये जो राइज इन करंट है इट इज मोर देन द ड्रॉप इन वोल्टेज, तो हमारा पावर इंक्रीज होता है। सो अगर हम प्लॉट करते हैं पावर को एंड दिस वोल्टेज, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। आपकी वोल्टेज कम 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 होती जाएगी एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम अब क्या होगा कि जो ड्रॉप इन वोल्टेज है, ये जो नी पॉइंट है, इस नी पॉइंट के बाद ड्रॉप इन वोल्टेज विल बी मोर देन राइज इन करंट। इसकी वजह से क्या आप देखोगे, आपका पावर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा एंड फाइनली आपका वोल्टेज कोलैप्स होगा एंड वोल्टेज जीरो हो जाएगी। वोल्टेज स्टेबिलिटी क्या होता है? वोल्टेज को जो हमारे एक्सेप्टेबल वोल्टेज लिमिट्स हैं उसके बीच में रखना। यूजुअली होता है बिटवीन +-5%। अगर आपकी रेटेड वोल्टेज 240 वोल्ट्स है तो +-5% हमारा चलता है। तो ऐसे आपका यहाँ पर वोल्टेज कोलैप्स हो जाता है। तो यह है फॉर अनकंपनसेटेड सिस्टम। लेकिन जब आप कंपनसेशन यूज करोगे तो अलग अलग इसमें भी क्या होगा, अलग अलग पावर फैक्टर्स के लिए अलग अलग ऐसे आपके कर्व्स बनते रहेंगे। एक पावर फैक्टर के लिए ऐसा बनेगा, जैसे जैसे हमारा पावर फैक्टर ऐसे चेंज होता रहता है। अगर ये 0.8 लैग के लिए है, दिस विल बी फॉर 0.85 लैग एंड सो ऑन। जैसे जैसे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है वैसे वैसे आपकी वोल्टेज यहाँ बढ़ती जाएगी। तो ये फॉर अनकंपनसेटेड सिस्टम। जब हमारे पास कंपनसेशन होगी तब हम देखेंगे हमारा ये कर्व कैसे चलेगा।
यहाँ से भी आपने देखा कि जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ता है हमारा क्या हो रहा है, ये इम्प्रूव हो रहा है। तो अगर आप लीडिंग की तरफ जाओगे तो ये ड्रॉप इन वोल्टेज इससे भी कम होगा। सो दिस विल बी फॉर समझो 0.8 बट पावर फैक्टर लीड। अब जब कंपनसेशन की हम बात कर रहे हैं तो कंपनसेशन से क्या होता है, आपने क्या किया, एक करंट इस जो हमने जब आइडियल शंट कंपनसेशन के बारे में पढ़ा था, हमें करंट इंजेक्ट करते हैं इनटू द सिस्टम। उस करंट की वजह से जो ड्रॉप होता है दैट इज अपोजिट टू द ड्रॉप इन द जो इंडक्टर वाली करंट होती है क्वाड्रेचर वाली, उसको ये कैंसल आउट कर देता है। तो जब वो कैंसल आउट होता है, ये ड्रॉप इन जो आपकी ये वोल्टेज वी आर है, इसको ये आइडियल जो आपका ये जो शंट कंपनसेटर है, ये इसको ड्रॉप होने नहीं देगा। तो उसकी वजह से आप क्या देखोगे, देयर विल बी इंप्रूवमेंट। अगर आपका पहला कर्व ऐसा था, इस बारी आपका जो ये डिप इन वोल्टेज है ये कम होगा। अगर पहले आपकी वोल्टेज ऐसे गिर रही है, अब इसकी वजह से वोल्टेज कम हो रही है बट स्लाइटली इंप्रूव्ड। फिर यहां पर भी एक नोज पॉइंट आएगा एंड वोल्टेज कोलैप्स इसके बाद भी होगा। लेकिन अगर पहले इस पोजीशन पे हो रहा था, अब थोड़ा बाद में हो रहा है। एक सेकेंड, हेलो, तो क्योंकि आपका आइडियल जो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, तो ड्यू टू दिस आइडियल शंट कंपनसेशन आप देखते हो कि आपका ये जो आपका पहले नोज पॉइंट आ रहा था वह थोड़ा बाद में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो अब जो आपका कर्व आएगा वो ऐसे कर्व्स आएंगे। This one will be for 0.8 power factor lag. This one will be for 0.85 power factor lag and so on. This one will be for 0.8 power factor lead. लीडिंग पावर फैक्टर के टाइम ऐसे भी आपकी वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। इस वजह से आप देखोगे कि वोल्टेज तब गिरती नहीं है। सिमिलरली अगर हम यही चीज देखेंगे फॉर, ये तो है फॉर शंट कंपनसेशन, दिस वन इज फॉर शंट कंपनसेशन। पहले हम शंट कंपनसेशन ही खत्म कर लेते हैं। तो ये तो पहली इसकी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज है इट इंप्रूव्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। इट इंप्रूव्स ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या है, अगर हमारा एक मशीन ऑपरेट कर रही है एट सम एंगल डेल्टा, आपकी मशीन है
वो पावर जनरेट कर रही है एट सम एंगल डेल्टा। कितना पावर जनरेट कर रही है? पावर जनरेट कर रही है वी एस वी आर अपॉन एक्स साइन डेल्टा। और हमारा हमने देखा था पी वर्सेस डेल्टा कर्व हमारा ऐसा होता है। दिस इज आवर पी वर्सेस डेल्टा कर्व। ये है आपका पी वर्सेस डेल्टा कर्व, पावर एंड दिस इज एंगल डेल्टा। ये मैकेनिकल पावर है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द अल्टरनेटर और सिंक्रोनस। जो भी आपकी मशीन है उसे जो हम मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये रेड लाइन से मैं वो मैकेनिकल पावर दिखा रहा हूं। तो ये पॉइंट आप अगर आप देखोगे, दिस पॉइंट, यहां पर क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल पावर है दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, जो आपका मैकेनिकल पावर है इट इज इक्वलेंट टू इलेक्ट्रिकल पावर। और इधर पे जो आपकी मशीन है इट इज ऑपरेटिंग एट सम एंगल डेल्टा 1। यहां पर जो डेल्टा का वैल्यू है दैट इज डेल्टा 1। आपका मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। आपकी मशीन चल रही है एट सिंक्रोनस स्पीड। सो लेट हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है दैट इज 1500 आरपीएम। तो आपके पास एक मशीन है, वो मशीन इतना पावर जनरेट कर रही है। मैकेनिकल पावर इतना है और इतना इलेक्ट्रिकल पावर है। यहां पर मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो मशीन आपकी वर्क कर रही है एट सिंक्रोनस स्पीड। तो आपकी स्पीड है 1500 आरपीएम। इतना पावर यहां से हमारा जनरेट ट्रांसमिट हो रहा है। अब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है, अगर हमारी मशीन ऑपरेट कर रही है और अचानक से सिस्टम पे एक फॉल्ट आ जाती है, आपके सिस्टम पे एक फॉल्ट आ गई, ठीक है, आपका ये सिस्टम मैं बना रहा हूं, दिस इज योर सिस्टम। ये ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपको अभी पावर सिस्टम में भी पढ़ना है। तो उतना मैं इधर पे डीप नहीं जा सकता। सो हियर आपकी एक ये ट्रांसमिशन लाइन है। हम 2 ट्रांसमिशन लाइंस ले रहे हैं यहाँ पे। दिस इज योर लोड साइड। इतना पावर जनरेट कर रहे थे, इतना मैकेनिकल पावर मिल रहा था हमारे जनरेटर को, तो उसने इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया। तो इलेक्ट्रिकल पावर हमारा यहाँ से जा रहा था टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड साइड। हमारा यहाँ से वी आर है वोल्टेज, यहाँ से वी एस है। हमारी मशीन बड़े आराम से काम कर रही थी। ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, यहाँ पर इस वाली लाइन में एक फॉल्ट आ गया, ये लाइन ग्राउंड हो गई। जैसे ये ग्राउंड हो गई, अब देखो आपके पास पहले कितनी आपका जो ये एक्स का वैल्यू है, आप समझो यहां पर कहीं पर आपकी फॉल्ट आ रही है, यहां पर आपका फॉल्ट आ गया। देखो इतना पावर तो आप ट्रांसमिट, ये वाला पावर अब आप ट्रांसमिट नहीं कर पाओगे। अब क्या हो जाएगा, जितना पहले पावर आप दे रहे थे अब आप उससे कम पावर दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया है। तो इस वाले कर्व को मैं बोलूंगा प्री फॉल्ट कर्व। पहले हम इतना पावर जनरेट कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, फॉल्ट आ गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर फॉल्ट यहां जनरेटर के टर्मिनल्स पे आ गया, अगर जनरेटर के टर्मिनल्स पे आ गया तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका बिल्कुल पावर 0 हो जाएगा। जो आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते थे, जो आपने पावर प्रोड्यूस किया, वो आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये सीधा यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर एट द जनरेटर टर्मिनल्स ये पावर, अगर यहां पर आपकी फॉल्ट आ रही है, क्या हो गया, पावर ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि जनरेटर के टर्मिनल्स पे शॉर्ट हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है तो वहां पे वोल्टेज 0 है।
तो क्योंकि वोल्टेज जीरो है, आपका पावर जीरो हो गया। पावर जीरो हो गया तो ये कर्व सीधा उठा और यहां पर आ गया, इस वाले पॉइंट पे ये पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पर आप क्या देखोगे, इस वाले पॉइंट पे आप देख रहे हो कि जो मैकेनिकल पावर है दिस इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। सो यहां पर क्या हो रहा है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज्यादा है। अब क्या होगा, आपकी मशीन एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी। एक्सेलरेट कैसे करेगी, ये डेल्टा आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि आगे तो पावर ये दे ही नहीं सकता है, लेकिन जो आपका प्राइम मूवर है वो पावर दे रहा है। तो मशीन क्या करेगी, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इट विल स्टोर इट एज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होगा, रोटर इसका एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा और डेल्टा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब क्या हो रही है, मशीन एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने समझाया जब फॉल्ट एट टर्मिनल्स होगा। अगर टर्मिनल्स पे फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट यहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन में है, तो अब पावर आपका जीरो नहीं होगा, जीरो से कुछ थोड़ा अलग वैल्यू आएगा। अब यहां पर क्या होगा, आपका जीरो पे जो फॉल्ट है ये मतलब आपका पावर बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगा। अगर एट जनरेटर टर्मिनल्स आपका फॉल्ट आता है, जनरेटर टर्मिनल्स पे क्या हो जाएगा, आपका पावर जो है इट विल बिकम जीरो। ये फॉल्ट आया है समवेयर एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो कुछ पावर यहां से जाएगा, कुछ पावर इधर फॉल्ट की वजह से वो ये वाली डायरेक्शन ले लेगा, तो कुछ पावर, बट अब क्या हो रहा है, पावर हमारा रिड्यूस हो रहा है। सपोज आपका पावर अब सिर्फ इतना रहा ड्यूरिंग फॉल्ट, अब आपका पावर ये इतना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही फॉल्ट आई आपका ये ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होके अब यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। यहां पर भी क्या है, मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। अब क्या होगा, आपका रोटर ये आपका एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये स्पीड क्या हो रही है, जो पहले स्पीड 1500 थी वो स्पीड अब बढ़नी स्टार्ट हो रही है। ये डेल्टा बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कब हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, एनएस आपका यहाँ से इंक्रीज हो रहा है। तो ये समझो पहुंचा 1521, 1522, 1523, 1600 आरपीएम, 1700 आरपीएम तक ये पहुंच गया है। ये एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट करते 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 ये यहां कहीं इस पोजीशन पे पहुंच गई। इस पोजीशन पे जब पहुंची तो आपके जो सर्किट ब्रेकर्स लगे हुए हैं सर्किट में, जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं वो वर्क करेंगे और वो क्या कर देंगे, इस लाइन को आइसोलेट करेंगे। तो यहाँ पर आपके वो रिलेज लगे होंगे, वो सेंस करेंगे कि यहाँ पर फॉल्ट है, करंट इंक्रीज हो गई है, सर्किट ब्रेकर्स एक्ट करेंगे और ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है इसको वो सर्किट से काट देंगे। देखो पहले क्योंकि दो ट्रांसमिशन लाइंस थी इन पैरेलल, तो आपकी इफेक्टिवली x/2 आ रहा था वैल्यू। सो योर पावर वाज VS/VR अपॉन x/2, तो मतलब ट्वाइस ऑफ पावर सेंड कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, क्योंकि एक ही ट्रांसमिशन लाइन है, अब ये वैल्यू x है, तो जो पावर ट्रांसमिट कर पाओगे, जो आप पावर ट्रांसमिट करोगे दैट विल बी VS/VR अपॉन x। देखो जब दो ट्रांसमिशन लाइंस थी, फिर से इसको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, जब दो ट्रांसमिशन लाइंस थी, इसका वैल्यू भी x है, इसका वैल्यू भी x है, दोनों पैरेलल में है, इक्विवेलेंट जो इनकी रिएक्टेंस होगी दैट विल बी x/2। तो पहले जो पावर था दैट वाज ट्वाइस VS/VR अपॉन x साइन ऑफ डेल्टा। पहले जो भी वैल्यू था उसका आप ट्वाइस पावर दे रहे थे। अब क्योंकि एक ट्रांसमिशन लाइन हमारी बीच में से हट गई, तो अब सिर्फ बीच में कितना है x, तो अब x/2 तो नहीं रहा, अब कितना हो रहा है, हाफ ऑफ, पहले केस में जितना पावर ट्रांसमिट हो रहा था उससे हाफ पावर ट्रांसमिट हो रहा है। फॉल्ट वाले केस से ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो जब फॉल्ट नहीं थी, ये तो आपका फॉल्ट वाला केस है, अब क्या होगा, पावर थोड़ा बढ़ेगा लेकिन प्री फॉल्ट जितना नहीं होगा। अब आपने फॉल्ट को रिमूव कर दिया है, तो अब आपका कुछ ऐसा आ रहा है ये कर्व। तो जैसे आपने रिमूव कर दिया, ये ऑपरेटिंग पॉइंट
इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। ये शिफ्ट हुआ, ऑपरेटिंग पॉइंट यहां पहुंचा। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ये चीज समझ आ रही है? कर्व ये क्या हो रहा है, ये डेल्टा कैसे यहां पहुंचा, फिर यहां से यहां कैसे पहुंचा, ये चीज समझ आ रही है? चैट में हाँ या ना लिखो। फिर से सुनो। तो पहले ट्रांजिट स्टेबिलिटी होती क्या है, आप इसको ऐसे ले लो। अगर ये आपके पास एक ये आपका रोटर है, या तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, ये मैग्नेट 1 है, दिस इज मैग्नेट 1 एंड दिस इज मैग्नेट 2। तो जब आप इन दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के साथ साथ रखोगे, एक दूसरे के पास रखोगे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये ऐसे चिपक जाएंगे, है ना। दिस इज योर मैग्नेट 1 एंड दिस इज योर मैग्नेट 2। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट, आपके पास ये दो मैग्नेट्स है ना, अब आप क्या कर रहे हो, ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के साथ लॉक्ड हैं और आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेट 1 को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आपके हिसाब से क्या होगा, मैग्नेट 2 मूव करेगा इसके साथ। अब चैट में साथ साथ लिखते जाओ, हम स्टेबिलिटी, ट्रांजिट स्टेबिलिटी सिंपल देसी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो M2 भी इसके साथ मूव कर रहा है। अब अगर हमने थोड़ा इनके बीच में एक मैंने गैप रख दी, इस मैग्नेट और इस मैग्नेट के बीच में मैंने एक गैप रखी है इतनी सी, ठीक है। और जो ये वाला आपका मैग्नेट है, ये यहां तक इसका इन्फ्लुएंस है। अब आप इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में चलाओ, क्या M2 इसके साथ चलेगा, दूसरा वाला मैग्नेट इसके साथ चलेगा पीछे पीछे? हाँ चलेगा, करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं, अगर इस मैग्नेट को आप समझो, इस मैग्नेट को मैंने 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे आगे की डायरेक्शन में चलाया, पीछे वाले मैग्नेट को भी मैंने, ये जो पीछे वाला मैग्नेट है ये इसका पीछा कर रहा है एट 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ये दोनों मैग्नेट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा है, ये भी इसके पीछे पीछे 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे चल रहा है। ये जो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है, इसका नाम मैं दे रहा हूं डेल्टा, ठीक है। इन दोनों का नाम इसका क्या है, डेल्टा, ठीक है। आगे बढ़ाने वाला कौन था, इसको मैं इसको बढ़ा रहा था। इसको मैंने एक मैकेनिकली अपने हाथ से लिया और आगे की डायरेक्शन में पुश किया। जब आगे की डायरेक्शन को मैंने पुश किया, एक मैग्नेटिक फील्ड थी जिसने इस M2 को अपनी तरफ लिया। मैंने M2 को अपनी इस तरह नहीं लिया, मैंने तो M1 को मैकेनिकल पावर दिया था, ये मैग्नेट इसके पीछे पीछे भागा, दोनों की स्पीड सेम थी, डेल्टा सेम रहा। अब आप देखो क्या होगा, ये फिर से आपके बीच में ये दो मैग्नेट्स हैं, इस मैग्नेट को मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ ले रहा हूं, लेकिन इस बेचारे मैग्नेट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का ये डेल्टा इंक्रीज होगा या नहीं होगा? चैट में साथ साथ बोलो मुझे, ये डेल्टा इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, ये डेल्टा इंक्रीज हो रहा है।
अगर आपने अब क्या कर दिया, इस मैग्नेट को आपने इतना तेजी से आगे ले लिया कि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो M1 मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया। अब आप अगर M1 को मूव करोगे, आप मुझे बताओ ये M2 इसके पीछे जाएगा? अब क्या हो गया, आपने इतना तेजी से मूव किया, आपने इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे मूव किया कि ये इसकी फील्ड के इन्फ्लुएंस के बाहर ही चला गया। अब क्या हो गया, डेल्टा का वैल्यू इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि अब ये M2 इसके पीछे नहीं चलेगा। अगर अब M2 M और M1 के बीच का ये जो कनेक्शन था ये टूट गया, तो मैं बोलूंगा कि मेरा स्टेबल जो मेरा स्टेबल सिस्टम था अब वो अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, इसी चीज को अगर आप समझोगे मशीन्स वाले तरीके से, जब आपने मशीन्स पढ़ा होगा वहां पर क्या होता था, हमारा एक रोटर होता था, ऐसे एक रोटर होता है हमारे पास, एक सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस, एक फील्ड होती है जो रोटेट कर रही होती है एट सिंक्रोनस स्पीड। होती है ना, जब मशीन्स पढ़ा होगा तब एक ऐसे फील्ड थी जो रोटेट कर रही थी एट सिंक्रोनस स्पीड। यहां पर फिर आप इसको डीसी वो एक्साइटेशन देते थे, ये आपका रोटर था, यहां पर आप इसके साथ डीसी ये देते थे, इसको डीसी सप्लाई देते थे। अब क्या होता है, ये जो आपका ये जो सिंक्रोनस आपकी ये फील्ड है जो रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड, ये मैग्नेट इसके साथ लॉक हो जाता है और ये दोनों साथ साथ घूमते हैं। ठीक है, अब आपने देखा P, अब इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है, इस रोटर और इस ये जो आपकी सिंक्रोनसली रोटेटिंग फील्ड है, इन दोनों के बीच के एंगल जो होता है वही होता है हमारा डेल्टा। अब जो आपका ये पावर है VS/VR/X साइन डेल्टा, जब आपको पावर को इंक्रीज करना होता है तब क्या होता है, ये जो आपका रोटर होता है ये थोड़ा सा, अगर ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, ये रोटर इससे थोड़ा सा आगे निकल जाता है ऐसे। यहाँ क्या आ रहा है, इनके बीच में डेल्टा एंगल आ रहा है, लेकिन देखो ये इस फील्ड से थोड़ा सा आगे है, लेकिन जैसे मैंने आपको मैग्नेट में बोला ना, इन दोनों के बीच में एक ऐसे डिस्टेंस आया, लेकिन अभी भी ये इसके फील्ड में है, तो ये इसका पीछा अभी भी, ये दोनों आपस में लॉक्ड हैं। आपको और पावर बढ़ाना होता है, आप और डेल्टा के वैल्यू को चेंज करते हो। अगर आपका NS यहां पर आ रहा है, ये जो रोटर है, आप इस एंगल को और बढ़ाते जा रहे हो, ये डेल्टा बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि डेल्टा इतना इंक्रीज हो जाएगा कि रोटर और ये जो आपकी रेफरेंस, ये जो आपकी एक्सिस है, ये NS पे जो रोटेट कर रही है, ये दोनों क्या कर देंगे, ये इसके इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाएगा, और अब आपका जो ये रोटर है ये इसको कैच नहीं कर पाएगा, आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, आहिस्ता 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 आपकी मशीन ही बैठ जाएगी। ये चीज समझ आई? अब देखो आपका रोटर जो चलता है वो रोटर किस वजह से चलता है, ये रोटर जो होता है ये यहां से लगा होता है टू सम प्राइम मूवर, एक टरबाइन होता है यहाँ पे, इस टरबाइन के साथ कपल्ड होता है। ये टरबाइन क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल पावर। यहाँ पर आपका फिर स्टेटर होता है, स्टेटर में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट्स इंड्यूस होगी, और वहां से आपको मिलता है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, अब जब आपका इलेक्ट्रिकल पावर डिक्रीज हो गया और यहां से मैकेनिकल पावर आपको बराबर मिल रहा है, आपका जो यहाँ से आपका क्या होता है, स्टेटर लगा होता है, स्टेटर पे यहाँ पे कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर फिर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट चलेंगी, तो आप फिर पावर देते हो बाहर की तरफ।
अब क्या हो गया, यहाँ पर जब शॉर्ट हो गया तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हो लेकिन यहाँ से मैकेनिकल पावर मिल रहा है, तो ये वही वाला केस हो गया। अब मैं यहाँ से इसको 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड में यहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे एंड पे क्या है, ये बेचारा इसको पकड़ ही नहीं पा रहा है, 1 मीटर पर सेकंड पे इस तरह भाग रहा है। ऐसे ही समझो केस हो रहा है। वहां से क्या हो रहा है, वहां से कोई भी आपका, क्योंकि पावर ही नहीं आप ले रहे हो। अब इधर पे भी क्या होगा, आपको अगर अच्छे से समझना है तो एक इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। वो आप अभी आपको सभा मैम आगे पढ़ाएगी। उसमें होता है पी एम माइनस पी इज इक्वल टू एम डी डेल्टा अपॉन डी टी। अगर आपका मैकेनिकल पावर विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, आप क्या देखते हो, ये जो आपका डी डेल्टा अपॉन डी टी है, दिस विल बी पॉजिटिव। दिस विल बी पॉजिटिव मतलब आपका डेल्टा इंक्रीज हो रहा है। ये सब कैसे होगा, ये आपको अब पावर सिस्टम में ही पढ़ना है। अगर मैं पढ़ाने बैठा तो 2 हफ्ते मुझे आपको यही पढ़ाने में निकल जाएगा। तो जब आप स्विंग इक्वेशन पढ़ोगे, स्विंग इक्वेशन में आपको सीधा समझ आ जाएगा कि क्यों जब हम मैकेनिकल पावर बढ़ाते हैं, मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, ये डेल्टा इंक्रीज क्यों होता है। यहाँ पर बस मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये चेंज कैसे आती है। तो अब यहाँ से मैकेनिकल पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर कम है, तो आप देखोगे ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा ये क्या करेगा, रोटर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। इनपुट ज्यादा आ रहा है, आउटपुट लेने वाला कोई है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका रोटर एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा। एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा तो इन दोनों के बीच का एंगल डेल्टा बढ़ना स्टार्ट होगा। इस डेल्टा को हम कंटिन्यूसली बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर डेल्टा ज्यादा बढ़ा, एक टाइम आ जाएगा ये जो दोनों के बीच में ये मैग्नेटिक लॉकिंग थी ये टूट जाएगी, आपका जो सिस्टम है वो पूरा अनस्टेबल हो जाएगा, आपका जनरेटर उसी के साथ बंद हो जाएगा। इस चीज से हमें बचना होता है। कुछ समझ आया थोड़ा बहुत कि डेल्टा क्यों चेंज होता है। अब ये चीज फैक्ट्स में मुझे नहीं पढ़ानी थी, बट अब फिर से ज्वाइन कर लो, ये वाली मीटिंग बंद होने वाली है।